हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई को एक नए अंदाज और नए जोश के साथ जारी रखे होंगे, है ना। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाला क्लास 10th का कुल 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये सोशल साइंस से और इसमें से एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक ज़रूर सूचना कि इस वीडियो में आगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता था। यूरोप का मरीज़ किसे कहा जाता था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की को, है ना। आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा क्योंकि आगे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और एकदम VVI क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कहता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेजनी ने, है ना। मेजनी ने यंग इटली की स्थापना किया था 1831 ईस्वी में। कब हुआ था, कब किया था, 1831 ईस्वी में। और इन्होंने ही एक यंग यूरोप की स्थापना किया था। यंग यूरोप की स्थापना किया था कब, 1834 में, 1834 ईस्वी में, है ना। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहीं से आता है ना। तो ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 3। 3 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मार्च। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4 का कहता है। 4 कहता है कि अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लेनिन, है ना। देखिए लेनिन का मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 में, है ना। और लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति का अवलंबन किया था, यानी नई आर्थिक नीति जारी किया था, है ना। 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा, लेनिन ने रूस में 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू किया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5। 5 कहता है कि सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1991 में, है ना। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था और सोवियत संघ लगभग 15 देशों में टूट गया था, जिसमें से सबसे बड़ा देश रूस निकला था, ना। अभी रूस सोवियत संघ का ही भाग है, ठीक है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। 6 कहता है कि अंकोरवाट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है। अंकोरवाट का मंदिर किस हिंदू देवता का मंदिर है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु देवता का, है ना। ठीक है, अब देखते हैं अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है। तो कंबोडिया में। कहाँ है, कंबोडिया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। इसका अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। कौन करवाया था, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोरवाट के मंदिर का निर्माण करवाया था कंबोडिया में, है ना। कंबोडिया एक हिंद चीन का भाग, किसका भाग है, हिंद चीन का। अब देखते हैं प्रश्न के 7। 7 कहता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8। 8 कहता है कि पूर्ण स्वराज की दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930 ईस्वी में। ठीक है, इसमें क्या था, पूर्ण स्वराज की मांग किया था। क्या किया था, पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, है ना। ये किया गया था लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, है ना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मीटरनिक, है ना। मीटरनिक ने वियना कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और इस वियना सम्मेलन में कौन कौन सा देश भाग लिया था। तो इसमें लिया था रूस। कौन लिया था, रूस था। उसके बाद प्रशा था। कौन था, प्रशा था। उसके बाद ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। और कौन था, तो ब्रिटेन था। कौन था, ब्रिटेन था। तो एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये चारों को याद रखिएगा। और इसमें एक ऑप्शन आएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस ऑप्शन में नहीं होता, मतलब ऑप्शन आएगा फ्रांस, और फ्रांस वियना सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसलिए टिक क्या लगेगा, फ्रांस, है ना। तो पूछेगा एग्जाम में कि वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसी की थी, तो याद रहेगा मेटरनिक। लेकिन वियना सम्मेलन में कौन सा देश भाग नहीं लिया था, तो आप टिक लगाएंगे फ्रांस। कौन लगाएंगे, फ्रांस, है ना। ये भाग नहीं लिया था, बाकी चारों देश भाग लिया था, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। 10 कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20, पटना में, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, है ना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, पटना, पटना सिटी। ठीक है, जो भी गुरुद्वारा है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 11। 11 कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी चीन, है ना। चीन से यहाँ से अफीम का निर्यात होता था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। 12 कहता है कि रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, है ना। जो रूसो था यह रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, याद रखिएगा, ठीक है। 9 क्लास में पढ़ना था रूसो के बारे में, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 13। 13 कहता है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? ठीक है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग हत्याकांड। हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी केसर हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे, ठीक है, याद रखिएगा, केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिए थे, है ना। और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि को लौटाए थे, नाइट की उपाधि को लौटा दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। 14 कहता है कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी में, है ना। 1928 ईस्वी में कहाँ था? दिल्ली आया था। तो कहाँ था साइमन कमीशन? 1928 ईस्वी में दिल्ली आया था। यानी पूछा जाए कि किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? तो 1928 ईस्वी में, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। 15 कहता है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? ठीक है, मुद्रण मतलब कागज़ का होता है, कागज़, है ना। तो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो चीन से। कहाँ से हुई थी? चीन में हुई थी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 16। 16 कहता है कि हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा गया था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा गया था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांसीसी नागरिक को, है ना। देखिए, हिंद चीन में 3 देश शामिल था, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, है ना। लाओस, है ना, कंबोडिया, शॉर्ट में लिखते, ठीक है, कंबोडिया और वियतनाम, ये 3 देश शामिल था। और तीनों देश में किसका अधिकार था? तीनों देश पर किसका अधिकार था? फ्रांसीसी का। किसका? फ्रांसीसी का। और फ्रांसीसी को ही हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 17। 17 कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क का, है ना। यानी बिस्मार्क का जो संबंध था जर्मनी के एकीकरण से। किसका एकीकरण से? जर्मनी के एकीकरण से, है ना। ये पूछ रहा है इटली का एकीकरण, तो इटली के एकीकरण में मेनी का संबंध था, ठीक है। कॉनकावुर से मतलब कॉनकावुर का संबंध था और गरीबाली का संबंध था। यानी तीनों व्यक्तियों का इटली के एकीकरण से संबंध था, लेकिन बिस्मार्क का नहीं। बिस्मार्क का संबंध किस एकीकरण से था? तो जर्मनी के एकीकरण से, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 कहता है कि युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। कौन होगा? टॉल्स्टॉय, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 18। 18 कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में, है ना। याद रखिएगा 1929 ईस्वी में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आया था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई एग्जाम में आता ही आता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 20। 20 कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1920 ईस्वी में, है ना। 1920 ईस्वी में 1920 ईस्वी में ही अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। इसको लिखते बढ़िया से, लाला लाजपत राय, है ना। यही सही, मतलब यही स्थापना कहते हैं AITUC की, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 21। 21 कहता है कि रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ किसने उठाई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मार्टिन लूथर किंग, है ना। इन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 22। 22 कहता है कि धर्म को समुदाय के मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को कहा जाता था। यानी धर्म को, यानी जो व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे पेन चेंज करते, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि धर्म
को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को क्या कहते हैं? यानी वैसा व्यक्ति जो अपने धर्म के प्रति उच्च सोच रखता है ना, जो धर्म को मानता है, धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता है और राष्ट्र के हित का काम पर कम, है ना, राष्ट्र पर कम ध्यान देता है और धर्म पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसे बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक, है ना। जो अपने सांप्रदायिक मतलब धर्म होता है, क्या होता है? धर्म, यानी जो अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से संलग्न है उसी को बोलते हैं सांप्रदायिक। क्या बोलते हैं? सांप्रदायिक। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति धर्म को मुख्य आधार मानता है उसे क्या कहा जाता है? तो सांप्रदायिक, है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 23 कहता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था। तो प्रश्न संख्या 24 कहता है भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था और इसका प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, और संविधान सभा के प्रथम, ये सब इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम जो अध्यक्ष बने थे जिसका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? सच्चिदानंद सिन्हा। और सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष। क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष। लेकिन संविधान सभा का जो प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, क्या थे? प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे, है ना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 25 कहता है कि तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 2 जून 2014 ईस्वी को। 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और 1 नवंबर 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, है ना। EWH, ठीक है, छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड का गठन हुआ था, है ना, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 15 नवंबर ठीक है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था, है ना, यानी बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 26 कहता है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड से, है ना। उत्तराखंड से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और पूछेगा कि चिपको आंदोलन का जनक किन्हें कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता था, है ना। पूछेगा चिपको आंदोलन क्या है? तो चिपको आंदोलन तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति वन की कटाई करता था, वन की अंधाधुंध कटाई करता था, तो मान लो अगर जो व्यक्ति पेड़ से जाकर के चिपक गया और पेड़ की कटाई पर रोक लगा रहा है, उसी को बोलते चिपको आंदोलन। यानी चिपको आंदोलन में अगर कोई व्यक्ति पेड़ की कटाई करता था तो कुछ लोग जो पेड़ का संरक्षण करना चाहता था, पेड़ पौधे का, वह जाकर के पेड़ पौधे से चिपक जाता था और पेड़ की कटाई पर यानी पौधों की कटाई पर रोक लगाता था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 27 कहता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दल को। यानी राजनीतिक दल को ही लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 28 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल है? निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय दल, देखो राष्ट्रीय बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दल राष्ट्रीय दल है? राष्ट्रीय दल मतलब पूरे देश के लिए। किसके लिए? पूरे देश के लिए है, पूरे देश के लिए, है ना। राष्ट्रीय दल मतलब पूरे देश के लिए। ठीक है, जैसे जनता दल यू, क्या है? जनता दल यू। तो जो जनता दल यू सिर्फ और सिर्फ बिहार में ना, मतलब बिहार में नहीं जिससे नीतीश कुमार लड़ता है, लेकिन बात करते भारतीय जनता पार्टी BJP, तो BJP पूरा देश के लिए मतलब केंद्र का दल है। कौन सा दल? केंद्र का दल, यानी केंद्र का दल करने वाला राष्ट्रीय दल है। ठीक है, लेकिन जदयू राष्ट्रीय दल नहीं है, कुछ ही राज्यों में है, और DMK भी कुछ ही राज्यों में, और लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में है, जैसे LJP। तो मतलब कुछ राज्यों का एक अलग दल होता है और केंद्र का अलग दल होता है ना। राज्यों का होता है उसे बोलते राज्य, मतलब राज्य का दल, और जो राष्ट्रीय लेवल का जो दल होता है उसे बोलते राष्ट्रीय दल, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 29 कहता है कि भारत में लोकतंत्र की चुनौती है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी इनमें से सभी, यानी जातिवाद भी लोकतंत्र का चुनौती है, ठीक है, आतंकवाद भी लोकतंत्र का चुनौती है, और परिवारवाद भी लोकतंत्र का चुनौती है ना। यानी जातिवाद कहने का मतलब जाति के आधार पर राजनीति करना, आतंकवाद मतलब जो आतंकवाद क्या करता है, आतंकवाद राजनीति के लिए खतरा है, और परिवारवाद क्या है, तो राजनीति में सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को भाग लेने देता है, इसी को बोलते हैं परिवारवाद, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 30 कहता है कि किसने कहा लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है ना। किसने कहा था लोकतंत्र की जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन, है ना। यानी अब्राहम लिंकन ने ही कहा था कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 31 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। निम्नलिखित में से कौन सा कदम, देखो यहाँ पे कदम लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, कदम। निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतंत्र सुधार का सूचक है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज व्यवस्था, है ना। यानी पंचायती राज व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है, यानी लोकतंत्र को सुधार सकता है ना। देखो पंचायती राज क्या है, तो पंचायती राज में क्या होता है कि मतलब यह जो ग्रामीण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी राजनीति भाग लेता है, जैसे कि मुखिया सरपंच का जो इलेक्शन होता है ना, ठीक है, वो पंचायती राज के अंतर्गत आता है, कहाँ आता है, पंचायती राज के अंतर्गत, और ये हमारे लोकतंत्र को मजबूत करता है, क्या करता है, मजबूत करता है ना। अब देखते हैं 32 कहता है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए किसी भी किसी भी क्षेत्र को राज्य बनने के लिए 4 चीज़ का होना जरूरी है, पहला तो उस क्षेत्र का भूमि क्या होना चाहिए, भूमि, तब राज्य कहला सकता है। उसका जनसंख्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जनसंख्या, तब राज्य कहलाएगा, है ना। और उसके अलावा और क्या होना चाहिए, सरकार वहाँ होना चाहिए, तब कहलाएगा राज्य। और वहाँ पे संप्रभुता क्या होना चाहिए, संप्रभुता होना चाहिए, तब कहलाएगा राज्य। संप्रभुता का मतलब भाईचारा, तो जिस क्षेत्र में भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है और संप्रभुता है, वही क्षेत्र राज्य कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा, है ना। तो यही क्वेश्चन पूछा क्या कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है, तो जनसंख्या तो राज्य की विशेषता है, देखो तो, है ना। देखो यहाँ पे जनसंख्या राज्य की विशेषता है ना, उसके अलावा यहाँ पे सरकार बोला, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सरकार भी जो है राज्य की विशेषता है, संप्रभुता भी राज्य की विशेषता है, और यहाँ पे भूमि है, जो भूमि नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और अगला इनमें से कोई नहीं, तो डी, यानी इनमें से कोई नहीं, यानी ये तीनों जो है राज्य की विशेषता है, परंतु डी नहीं है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 33, ठीक है। 33 कहता है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया है, कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार को तीसरा स्तर बनाया गया था, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 73वां संविधान संशोधन, है ना। 73वां संविधान संशोधन द्वारा ही हमारे देश में स्थानीय व्यवस्था को 3 भागों में तोड़ दिया गया है ना। तो पूछेगा कि जो 73वां संविधान संशोधन जब हुआ था और तो 3 स्तर में बंटवाया कौन था, तो याद रखना बलवंत सिंह, कौन थे, बलवंत सिंह, है ना। बलवंत सिंह ने एक समिति पेश किया था, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता, ठीक है, मेहता समिति, और बलवंत राय मेहता समिति ने ही स्थानीय शासन को 3 भागों में तुड़वा दिया था, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34, है ना। देखिए इसी को बोलते हैं स्थानीय शासन का विकेंद्रीकरण किया गया, क्या स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण कर दिया गया, यानी अलग अलग भाग में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 34 कहता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, है ना। और 1 नवंबर 2000 ईस्वी को किसका गठन हुआ था, तो छत्तीसगढ़, किसका हुआ था, छत्तीसगढ़, ठीक है। और 9 नवंबर किसका, तो उत्तराखंड, ठीक है। पूछा किसका है, झारखंड, किसका, झारखंड, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का गठन हुआ था, जो कि बिहार से लगा हुआ, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 35 कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को अधिकार दिया गया है, तो आपको सही जवाब ऑप्शन नंबर 22। लेकिन एग्जाम पूछता है हिंदी को छोड़ करके, यहाँ पर दे दिया ना सभी को, ठीक है, लेकिन पूछता है एग्जाम में हिंदी को छोड़ करके, तो हिंदी को छोड़ कितना बचेगा, 21 बचेगा, है ना। जब 22 में से हिंदी हटेगा तो 21 को ना बचेगा, तो ऐसे एग्जाम में आता है कि हिंदी को छोड़ करके भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं की चर्चा है, तो
21 होगा वहाँ पे, है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 36। 36 कहता है कि भारत में प्रथम पंच 37 कहता है कि बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शिवहर, है ना। शिवहर का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, जबकि पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। पटना का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 38। 38 कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को है। यह कथन किसका है ना। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को, यह कथन किसका है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, क्राउथर को। किसका है? क्राउथर ने कहा था आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 39। 39 कहता है कि बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है ना। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टका, है ना। ठीक है, टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है। ठीक, अब पूछेगा रूबल, क्या पूछेगा? रूबल। तो रूबल जो है रूस का है। कहाँ का है? रूबल रूस का मुद्रा का नाम है ना। आप देखते हैं प्रश्न संख्या 40। समझ में आया ना सबको? ठीक है, 40 कहता है, 40 कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1940 में, है ना। यानी भारत में सहकारिता आंदोलन का शुरुआत कब से हुआ? तो 1940 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 41। 41 कहता है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 19, है ना। यानी भारत में लगभग कुल 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। ये एनसीईआरटी के हिसाब से बताएगा, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 42। 42 कहता है कि मानव की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। भारत की न्यूनतम आवश्यकता क्या है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। यानी किसी व्यक्ति को मतलब कि जीवन जीने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी इन तीनों किसी व्यक्ति के पास है तो वह अपना जीवन गुजारा आसान तरीक़ा से कर सकता है ना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 43। 43 कहता है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सैन्य व्यवस्था। ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सैन्य व्यवस्था होगा, है ना। इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी व्यवस्था सेवा है। तो सैन्य व्यवस्था सरकारी सेवा है। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा यानी अस्पताल, अस्पताल प्राइवेट होता है। शिक्षा सेवा प्राइवेट ही होता है। ठीक है, और वायु सेवा यानी कैसे जो नेता वगैरह का होता है वो क्या उसको बोलते हैं, हेलीकॉप्टर वगैरह। ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह। तो और जैसे मुकेश अंबानी के पास है हेलीकॉप्टर वगैरह, है ना। हेलीकॉप्टर है ना। यानी ये तीनों चीज़, स्वास्थ्य है, शिक्षा और वायु सेवा, ये तीनों जो है, ये तीनों है जो सरकारी सेवा नहीं हो सकता है। ये तीनों प्राइवेट भी हो सकता है, परंतु सैन्य सेवा, परंतु इसका कलर चेंज करते, ठीक है, परंतु जो प्राइवेट सेवा, ठीक है, देखो प्राइवेट सेवा में स्वास्थ्य सेवा हो सकता है, शिक्षा सेवा हो सकता है, वायु सेवा हो सकता है, परंतु सैन्य सेवा नहीं होगा। यानी जो सैन्य सेवा है सरकारी सेवा है। क्या है? सरकारी सेवा। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो सैन्य सेवा सरकारी सेवा होगा। ठीक है, समझ गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 43। ठीक है, 43 कहता है कि इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। ये तो देख लिया। ठीक है, इनमें से कौन पूर्णतः सरकारी सेवा है। तो सैन्य सेवा, है ना। ये तो देख लिया। अब बढ़ते हैं आगे। आएगा तो 44। 44 कहता है कि हॉलमार्क को किस वस्तु के रूप में उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो में, किसमें? लोगो जानते हैं, लोगो। ठीक है, किस वस्तु के लोगो में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बी होना चाहिए। ठीक है, टिया लिखा है, क्या होगा? बी। सोने के आभूषणों की शुद्धता को मापने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है। ठीक है, अब देखते हैं 45। 45 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या एक नई आर्थिक नीति का अंग है। निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग है। तो निजीकरण का, वैश्वीकरण होगा और उदारीकरण होगा, परंतु राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, है ना। यानी नई आर्थिक नीति का भाग निजीकरण है, वैश्वीकरण है, उदारीकरण है, परंतु राष्ट्रीयकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 46। 46 कहता है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। भारत में करेंसी नोट, करेंसी मतलब कागज़ वाला। ठीक है, कागज़ वाला। तो भारत में करेंसी नोट कौन जारी करेगा।
तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही भारत में करेंसी नोट को जारी करता है, यानी कागज़ वाला नोट को जारी करता है। ठीक है, उसके अलावा देखिए भारत में 2 लोग नोट की छपाई करता है। कितना लोग? भारत में 2 लोग नोटों का छपाई करता है। ठीक है, पहला तो वित्त मंत्री कौन करता है? वित्त मंत्री यानी वित्त सचिव। ठीक है, वित्त मंत्री होता है। और दूसरा कौन करता है? तो करने का काम दिया है आरबीआई को। किसको? आरबीआई को, है ना। तो भारत में जितना भी सिक्का है, जितना भी सिक्का, ठीक है, भारत में जितना भी सिक्का है उसको कौन छापेगा? तो वित्त मंत्री यानी वित्त सचिव छापता है। कौन छापता है? वित्त सचिव सिक्का को छापता है। उसके अलावा 1 रुपये के नोट को, 1 रुपये के 1 रुपये के सॉरी, उसके अलावा 1 रुपये के नोट को कौन छापता है? 1 रुपये के नोट को कौन छापेगा? तो वित्त मंत्री। लेकिन 1 रुपये के बाद जितना भी नोट है, 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 10 रुपये का, 20 रुपये का, उसके अलावा मान लीजिए 50 रुपये का, 100 रुपये का, ठीक है, इन सभी नोट का छपाई कौन करता है? तो आरबीआई करता है। यानी 1 रुपये के नोट को छोड़ करके बाकी जितना रुपये का नोट है उसकी छपाई कौन करेगा? तो आरबीआई। और 1 रुपये का नोट और उसके अलावा जितना भी सिक्का है उसका छपाई कौन करेगा? तो वित्त मंत्री यानी वित्त का सचिव करता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 47। 47 कहता है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा को कार्य करता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है ना। प्रश्न संख्या 47 कहता है कि किसने कहा था मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं, है ना। यानी किसने कहा था कि मुद्रण वह है जो मुद्रा का कार्य करते हैं? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हार्टले विदर्स, है ना। हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है ना। यानी मुद्रा उसी को बोलेंगे जो मुद्रा की तरह काम कर दिया, उसे बोलेंगे मुद्रा। जैसे वस्तु भी है जो मुद्रा की तरह काम कर तो उसको भी बोल देंगे मुद्रा, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 48। 48 कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी है कि समाजवादी है कि साम्यवादी कि मिश्रितवादी, है ना। तो आप जानते होंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। यानी पूंजीवादी और समाजवादी दोनों मिलकर काम करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 49। 49 कहता है कि विकासशील देश में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। विकासशील देश में, जहाँ जो देश विकासशील होता है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या किस क्षेत्र में काम करती है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र में, है ना। कि जहाँ जो देश विकासशील, देखिए एक होता है विकसित, क्या होता है? विकसित। और दूसरा होता है विकासशील, क्या होता है? विकासशील, है ना। तो भारत कैसा देश है? विकासशील। तो भारत की जनसंख्या कहाँ लगी हुई ज़्यादातर? तो कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। यानी याद रखिएगा कि जो देश विकासशील है वहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्य में लगी होती है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 49, ठीक है। यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो सेवा क्षेत्र, ठीक है, सेवा क्षेत्र, तो जो देश विकसित है तो वहाँ की जनसंख्या सेवा क्षेत्र में लगी होती है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 50 कहता है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोका कोला, ये सभी देश बहुराष्ट्रीय कंपनी है। बहुराष्ट्रीय कंपनी उसे बोलेंगे जो एक के अलावा मतलब एक से अधिक देशों में जाकर के व्यापार करते हैं, उसे बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी। यानी बहुराष्ट्रीय यानी बहुत सारे राष्ट्र में जाकर के जो कंपनी कार्य करेगी उसे बोलेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनी, है ना। तो इनमें से तो ये तीनों है जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए बोल लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, है ना। समझ में आ गया। अब देखते हैं प्रश्न संख्या हम लोग 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है ना। कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी जल, ठीक है। जल एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है ना। पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जल, है ना। यानी जल एक ऐसा संसाधन है जिसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, है ना। यानी कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिसे एक बार उपयोग करने के बाद उसे पुनः दोबारा उपयोग कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं? नवीकरणीय संसाधन, है ना। पेट्रोल खत्म हो जाता है, यह नवीकरणीय, कोयला भी नवीकरणीय, और लौह अयस्क भी अनवीकरणीय, लेकिन जो जल है यह नवीकरणीय संसाधन होगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 52 कहता है कि जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है?
जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में, है ना। गुजरात में जामनगर स्थित है और वहाँ पे तेल शोधक कारखाना, कौन सा कारखाना? तेल शोधक कारखाना है, यानी जहाँ पे तेल की शुद्धता होती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या, हम लोग देखते हैं 53। 53 कहता है कि तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में, है ना। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर विद्युत परमाणु केंद्र है, जो एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? तारापुर, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 54, ठीक है। 54 कहता है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल से, है ना। नेपाल की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक ही सबको आता है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 55। 55 कहता है कि निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? निम्न में से कौन सा खरीफ फसल है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, धान, है ना। धान, ठीक है। धान एक प्रकार का क्या है? धान एक प्रकार का खरीफ फसल है। अगर बात करें गेहूं का, किसका? गेहूं यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गेहूं। अगर बात करें गेहूं का, तो गेहूं एक प्रकार का रबी फसल, कौन सी फसल है? रबी फसल है। एग्जाम में दोनों पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं पूछे तो रबी फसल, और धान पूछे तो खरीफ फसल होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 56। 56 कहता है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादन राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, है ना। यानी झारखंड में कोयले का उत्पादन अत्यधिक होता है, ठीक है, भारत में, है ना। अब देखते हैं 57 कहता है कि भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादन राज्य कौन सा है? चावल लिखते हैं, गलत है, ठीक है, टाइपिंग गलत है। भारत में सर्वप्रमुख चावल का उत्पादक राज्य कौन है? यानी भारत में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल, है ना। पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा मात्रा में चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 58, है ना। 58 कहता है कि परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जल परिवहन सबसे ही सस्ता परिवहन है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ना। अब देखते हैं 59 कहता है कि भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरू कब हुई थी? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1967 ईस्वी में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 60 कहता है कि लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क कौन सा संसाधन है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनवीकरणीय संसाधन, है ना। यानी लौह अयस्क को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करेंगे, इसलिए कौन सा संसाधन? अनवीकरणीय संसाधन, याद रखिएगा, ठीक है। अब कौन सा 70 कहता है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है किस, मतलब किस में? तो याद रखिएगा, खनिज तेल के साथ, किसके साथ? खनिज तेल के साथ पाया जाता है प्राकृतिक गैस। यानी खनिज तेल यहाँ पे कहने का मतलब तेल, जो क्या उसको बोलते हैं? पेट्रोलियम, क्या बोलते हैं? पेट्रोलियम, ये तो बताएं आप लोगों को, पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम के साथ ही पाया जाता है प्राकृतिक गैस, याद रखिएगा। यहाँ पे पेट्रोलियम को बोल दिया खनिज तेल, ठीक है। अब देखते हैं 71 बोला है कि निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तो अभी हम कुछ समय पहले बताए हैं, आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, तारापुर क्या होगा? तारापुर, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो भी बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 72 में से निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? तो सार्वजनिक क्षेत्र से कौन से संबंधित है? तो बोकारो लौह इस्पात उद्योग, याद रखिएगा, बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 73 कहता है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा इस सबको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। प्रश्न संख्या 74 कहता है कि सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? सुनामी शब्द को किस भाषा से लिया गया है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जापानी, है ना। यानी जो सुनामी शब्द आया है जापान की भाषा से, किस भाषा से आया है? जापान की भाषा से आया है ना, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये कि सुनामी कहाँ उत्पन्न होता है? तो समुद्र की तली पर। कहाँ होता है? समुद्र की तली पर उत्पन्न होता है सुनामी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 75।
75 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भूकंप, है ना। यानी जो भूकंप है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, परंतु बम विस्फोट मानवकृत आपदा है, युद्ध मानवकृत आपदा है, और रासायनिक दुर्घटनाएं मानवकृत आपदा है। यानी ये सब क्रियाएं जो होता है यह मानव कारण, किस कारण, मानव कारण होता है। परंतु जो युद्ध है क्या, सॉरी, जो भूकंप है, भूकंप एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है, ठीक है, एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है ना। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 76। 76 कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यहाँ पे देखो मलबे बोला, मलबा मतलब क्या होगा, तो जो अगर भूकंप आया, ठीक है, तो भूकंप के कारण बहुत जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग ढह जाता है, तो इस बिल्डिंग के अंदर जो व्यक्ति मर गया, मतलब दब गया, क्या क्या, जो व्यक्ति दब गया उसी को बोलते हैं मलबे के अंदर, क्या बोलते हैं, मलबे के अंदर, है ना। तो मलबे के अंदर जो व्यक्ति दब जाता है उसे पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, इंफ्रारेड कैमरा। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 77। 77 कहता है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन का परिणाम है। यानी महासागर की तली पर जो कंपन होता है उसके बाद उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुनामी, है ना। यानी महासागर की तली पर जो भूकंप उत्पन्न होता है, क्या होता है, भूकंप, है ना, भूकंप यानी कंपन, ठीक है। महासागर की तली में जो भूकंप उत्पन्न होता है या फिर कंपन उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं सुनामी, है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 78। 78 कहता है कि डॉक्टर मेघा पाटेकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। यानी डॉक्टर मेघा पाटेकर का संबंध किससे था, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन थे, मेघा पाटेकर, है ना। यानी जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था गुजरात वाले क्षेत्र में, उसका नेतृत्व कौन किए थे, तो मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, ठीक है, मेघा पाटेकर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 79। 79 कहता है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग होता है। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग कहाँ, किस चीज़ को मापने में होता है, किस चीज़ को खोजने में होता है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संसाधनों की खोज करने के लिए। संसाधनों की खोज करने के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन मतलब पूछा है ना। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 कहता है कि मानव जनित आपदा है। यानी निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आतंकवाद, है ना। यानी आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है, यानी मानव लोग ही आतंकवाद जैसी दुर्घटना का अंजाम देता है ना, ठीक है। लेकिन जो बाढ़ है यह प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है और सुनामी भी प्राकृतिक आपदा है, परंतु जो आतंकवाद है यह मानव जनित आपदा है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछता है, ठीक है। हेलो माय डियर, तो आप लोग को ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।